हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। आज का जो सेशन चल रहा है आपका वो है एनटीपीसी से रिलेटेड। एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। देखिए दिखा दे रहे हैं, खान सर का एक सेट है एनटीपीसी का। इसमें 30 सेट है और जिसमें हर सेट में 30 मैथ दिया गया है और हम सभी प्रश्नों का हल करेंगे। केवल मैथ का, जीके जीएस का हम नहीं करेंगे, ना ही रीजनिंग का करेंगे, केवल हम मैथ का ही करेंगे। और किताब आपके सामने है, रेलवे एनटीपीसी, ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन का है, खान सर का है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सेट 1 स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा चलेगा सेट 1 चलेगा। आज सेट 1 चलेगा। इसी तरीके से कल सेट 2 चलेगा और एवरीडे एक सेट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न जो आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा, कहता है निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 1225, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2525, ऑप्शन डी 4225। तो इसको एक तरीका तो ये है कि आप सबका वर्गमूल निकालें बारी बारी से और चेक करें। ठीक है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास एक और है। चलिए देखिए वो तरीका क्या है। आप पढ़े होंगे 25 का वर्ग करना या 25 का स्क्वायर करना है तो कैसे करना है, एक ट्रिक थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो ट्रिक कैसे चलता है, 25 का स्क्वायर अगर करना होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 का 25 लिखेंगे। आगे क्या बच गया, 2, तो 2 बच गया। 2 को गुना करेंगे 1 बढ़ाकर, तो 2 से 1 बढ़ा क्या होगा 3, तो 2 को गुना करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, और 6 को 6 लिख देंगे एज इट इज। तो क्या बन गया 25 का स्क्वायर 625। इसी तरीके से एक 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सबसे पहले इकाई अंक 5 को उठाएंगे और स्क्वायर करके लिख देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 25 को पूरे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 है, तो 3 को गुना करना है किससे, 1 बढ़ा करके, तो 3 1 4, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 12 को 12 लिख देंगे, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा 1235। आप करके देखिएगा सही होगा। इसी तरीके से वे सभी संख्याएं जिसके लास्ट में 5 होगा उसका स्क्वायर करना हो तो इसी तरीके से होता है। जैसे 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 45, 55, 65। जैसे 55 का ले लेते हैं या फिर 65 का ले लेते हैं। 65 का वर्ग करना हो तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 होगा, 25 को 25 लिख दिए पूरा। उसके बाद यहाँ क्या बच गया 6, तो 6 का 6 लिखेंगे और 6 से एक बड़ा संख्या लेके गुना करेंगे, तो 6 से एक बड़ा संख्या क्या होगा 7, तो 6 में 7 से गुना करेंगे, तो 6 7 कितना हो जाएगा 42, तो 4225 हो गया। ये था आपका वर्ग करने का तरीका। लेकिन उल्टा जाना है, हमको इसमें से चेक करना है कि कौन सा वर्ग नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट तो 25 सब में है, ठीक है, लेकिन ये जो 2 अंक छोड़ करके बाकी जो बच रहा है, इसमें 1 अंक बच रहा है, इसको 2 अंक छोड़िए, इसमें 2 अंक बच रहा है, लास्ट का 2 अंक छोड़िए, इधर भी 2 अंक बच रहा है। ये सब में क्या दिख रहा है, ये सब में दिख रहा है कि ये सब जो है n × n+1 के टर्म में है। मतलब यहाँ n का वैल्यू वो होगा, जैसे यहाँ अगर n का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, तब ना 2 तिया 6 हुआ। इसी तरीके से देखिए यहाँ 3 होगा और 1 4 होगा, तो n × n+1 के वैल्यू रूप में है। इसी तरीके से यहाँ 6 है, गुने 7, 6 7 42, n × n+1, समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से ऑप्शन ध्यान दीजिएगा एक पर। तो 25 तो यहाँ भी है, 25 का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, लेकिन 12 को तोड़िए n × n+1 में, तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4, तो ये तो हमारा पूर्ण वर्ग है। उसके बाद देखिए 2025, तो 25 को छोड़ देते हैं। अब इस पे सोचते हैं 20 पे, तो 20 को n × n+1 के रूप में देखते हैं बन रहा है कि नहीं, तो 4 5 20 बन गया, 4 5 20, 4 से बड़ा एक 5 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। अब देखिए 4 पे बात करते हैं, तो 25 तो लास्ट का 2 अंक छोड़ देते हैं, छोड़ दिए, 25 ऑलरेडी सब में आया था। अब देखिए 42 है, तो 42 को भी तोड़िए n × n+1 में, तो 6 × 7, 6 7 42 बन रहा है, तो ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 को देखिएगा, 25 25 में लास्ट का 2 अंक छोड़ दिए 25। अब देखिए फिर 25 बच गया, तो 25 को कोई ऐसा अंक में तोड़िए, जैसे 25 को तोड़िएगा तो क्या टूटेगा 5 × 5 टूटेगा। अब देखिए n × n+1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हमारा नहीं है, 3 नंबर हट के है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का जो उत्तर होगा वो हमारा होगा 3 होगा, यानी इसी को बोलेंगे सी, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए एक अगला प्रश्न लेते हैं इसी का। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। देखिए
कहता है, देखिए प्रश्न है 60/5 गुने, फिर ब्रैकेट है 16-8/2 ब्रैकेट बंद भागा 3, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ब्रैकेट का अंदर के काम करेंगे, लेकिन अगर हम ब्रैकेट के बाहर भागा को पहले कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पहले बाद में करेंगे। इसको कर लेते हैं 60/5 गुने ब्रैकेट। अब देखिए 16, पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में करेंगे टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 16 पहले भागा देंगे, तो 8 में भागा देंगे 2 से, कितना बार में, 4 बार में। और 16 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ ब्रैकेट ख़त्म कीजिए और यहाँ डायरेक्ट 12 लिख करके भागा 3 दे दीजिए। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाग देंगे, इन दोनों में भाग देंगे और इन दोनों में भाग देंगे। तो देखिए इधर से भागा देंगे, 60 में भागा देंगे 5 से, तो कितना बनेगा, 12, यहाँ गुना है। और 3 से भागा देंगे 12 में, तो 4। अब 12 गुना 4 कितना होगा, 48। हमारा उत्तर आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा पे देखते हैं। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न दिख रहा होगा, इसको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना है, ठीक है। और जो ऑप्शन दिख रहा है ना, वो बहुत ही क्लोज है एक दूसरे का, इसलिए पूरा जोड़ना होगा, तुक्का नहीं लगाना है, पूरा जोड़ेंगे। 7, 4, 11 और 1, 12 के 2, हाथ में 1 रह गया, हाथ में क्या रहा, 1 रहा। और 8, 5, 13 और 2, 15 और 1, 16 के 6, हाथ में फिर 1 रह गया। अब हर जगह दशमलव दशमलव लगाएंगे, 9, 6, 15, 15, 3, 18 और 1 बकिया, क्या हो गया, 19.62। तो 19.62 कहाँ है, ऑप्शन ए में। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ईजी है, कहता है कि 4/5 और 2/3 के बीच अंतर बताइए, ठीक है। तो अंतर बताना कुछ नहीं होता है, केवल घटा देना होता है। तो घटा देते हैं, 4/5 माइनस 2/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 15 में, 3 बार में कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। माइनस 3 से भागा देंगे 15 में 5, और 5 दूनी 10। अब हमारा 12 में से 10 गया, 2/15। यही हमारा उत्तर हो गया। 2/15 कौन सा ऑप्शन में होगा, ऑप्शन 2 में होगा, हमारा यही सही होगा। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन संख्या 44 था। पिछला स्टार्टिंग क्वेश्चन संख्या 41 से किए थे, फिर 42, फिर 43, फिर 44 पे आया है। हम गलती से क्वेश्चन संख्या 1 बोल दिए थे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न है। कहता है, प्रश्न पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिए, हम शॉर्टकट में लिख लिए हैं। मूलधन 1400 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ठीक है। इसके कई तरीके होते हैं, हम वैसा तरीका डील कर रहे हैं जो सब लोग जानता है। तो 1400 रुपया ब्याज है, सॉरी मूलधन है, और 2 साल का बात हुआ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है। रेट कितना है, 10%। तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 फ्रैक्शन में, है ना, भिन्न में। अब बताइए 1400 का 1/10 ब्याज लगेगा पहला साल भी, और इसका 1/10 ब्याज दूसरा साल भी लगेगा। तो 1400 का 1/10 ब्याज कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। दूसरा साल भी 140 हो गया, ठीक है। अब बताइए, चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो साधारण ब्याज हुआ, तो ब्याज पर ब्याज तब होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा 1/10, है ना जी। तो 140 का 1/10 कितना होगा, 14। अब CI निकालना है, तो CI 140, 140 और 14 जोड़ दीजिए। तो 140, 140 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 280 और 14, 80, 10, 90 और 4, 94, 294 रुपया हमारा हो गया CI। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी पे देखिएगा, बी या 2 पे मिलेगा 294। दिस इज द करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट। चलिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 और 200 रुपये लगा के एक बिजनेस प्रारंभ किया, है ना। और कहता है कुछ दिन बाद रवि छोड़ दिया, मतलब निवेश से अपना पैसा वापस ले लिया, और लाभ को जो मिला उसको 1:2 में बांट लिया। तो बताइए कि कितने समय बाद रवि ने पैसा वापस ले लिया, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए जो हम लोग साझेदारी का प्रश्न है, साझेदारी में आप लोग जानते होंगे, जो कुछ कैपिटल होता है, कुछ टाइम होता है, ठीक है। मान लेते हैं किसी का कैपिटल 4 है, किसी का 5 है, टाइम ये 2 महीने के लिए लगाया, 3 महीने के लिए लगाया, तो इसको गुना कर देते थे, तो 4 दूनी 8 और 5 15। अब ये जो रेशियो आया ना, ये प्रॉफिट का रेशियो आता था। तो मोटा इससे हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू टाइम यानी पूंजी गुने समय का ही अनुपात को क्या कहते हैं, वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। चलिए ये तो बात रह गई पीछे वाली। तो हमें क्या चाहिए, हमारे पास दे क्या रखा है, कैपिटल दे रखा है 150, 200,
प्रॉफिट का वो दे रखा है रेशियो, है ना, 1:2। हमें चाहिए क्या, टाइम पूछा, टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा P/C। इसी से हम निकाल लिए, यानी पहले P रखना होगा, नीचे C रखना होगा, डिवाइड करके हम समय निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट का रेशियो क्या है, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं। जो प्रॉफिट का रेशियो है वो रवि का 1 है, रश्मि का 2 है। अब कैपिटल का रेशियो कैपिटल का देखेंगे तो कैपिटल इसका 150 रुपया है, इसका 200 रुपया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। तो टाइम के लिए क्या करना होगा, P/C, तो यहाँ बटे देंगे, तो यहाँ भी बटा देंगे, यहाँ भी बटा, यहाँ से हो जाएगा 1/150 अनुपात, यहाँ से काट देंगे तो 1/100। अब देखना ये होता है यहाँ से, अब इसको हम लोग देखिए यहाँ 1/150 है, ठीक है। तो जो टाइम का इसको हम जब इसमें क्या होता है, तिरछा गुना हो जाता है, तिरछा गुना होता है तो 100 यहाँ चला आएगा, अनुपात 150 इसमें चला जाएगा, तो इसका जो अनुपात हो गया 100:150। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम काटेंगे तो टाइम का जो अनुपात बचेगा, देखिए 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2:3 बना। इससे हम क्या समझे, तो इससे हमें समझना है कि रवि ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया, तो रश्मि ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, ये मेरे हिसाब से आया। लेकिन प्रश्न में कह रहा है रश्मि ने 12 महीना तक पैसा लगाया, यानी जो मेरे हिसाब से 3 यूनिट है वो किताब के अनुसार से 12 मंथ है। कितना मंथ है, 12 मंथ, यानी 3 यूनिट 12 मंथ के बराबर हुआ। तो 1 यूनिट कितने मंथ के बराबर हुआ, 4 मंथ के बराबर हुआ। तो 2 यूनिट कितने मंथ के बराबर होगा, तो 4 दूनी 8 मंथ के बराबर हुआ। अब प्रश्न पूछता है कितने महीने बाद रवि ने काम छोड़ दिया। यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है कि 8 महीना तक रवि का पैसा निवेश किया हुआ रह गया, है ना, निवेश किया 8 महीना तक रहा, और जो रश्मि का पैसा है वो पूरे 12 महीने के लिए रहा, और 12 महीना के बाद कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कितने महीने बाद, देखिए दोनों साथ मिलकर के पैसा निवेश किया था, दोनों साथ में आया, लेकिन ये 8 महीना तक निवेश किया, उसके बाद अपना पैसा वापस ले लिया और ये कंटिन्यू रही। तो कहता है कितने महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया, तो 8 महीने बाद अपना पैसा वापस ले लिया। ऑप्शन सी पर देखिए होगा 8 महीने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कहता है 18, 27, दो संख्या है और एक तीसरी संख्या कोई और है, नहीं पता है। तो कहता है 18, 27 और तीसरी संख्या का औसत 30 है। औसत क्या है, 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। औसत बराबर क्या होता है जी, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो पहला संख्या योग करेंगे तो 18 + 27, तीसरी संख्या मालूम नहीं है, तीसरी संख्या को हम x मान लेते हैं। अब बटे संख्याओं की संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या है ना जी, तो नंबर ऑफ कितना संख्या हो जाएगा, 3 संख्या, पहला दूसरा तीसरा, तो बटे 3। इसका औसत कितना है, 30 के बराबर है। सिर्फ औसत का फार्मूला हम लगाए। 18, 27 कितना होगा जी, 8, 7, 15, बाकी 1 और 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है। और प्लस x बराबर 30 तिया 90, यहाँ से निकालेंगे x बराबर 90, इधर 45 प्लस में, इधर आके माइनस में, घट जाएगा, क्या बचेगा 45। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया 45। 45 ऑप्शन डी में है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अगला प्रश्न जो इस तरीके से है, प्रश्न संख्या है 48, है ना। देखिए दिख रहा है, इसी को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए बड़ी ब्रैकेट है, फिर यहाँ छोटी ब्रैकेट है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट है। सबसे पहले बीच से शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं b-, बड़ी ब्रैकेट को रहने देते हैं b-, a + b, फिलहाल हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो इसको a + b ही रहने देंगे, ठीक है, माइनस। अब यहाँ b, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करेंगे क्या, इस ब्रैकेट के पहले वाला अंदर का काम करना सबसे पहले। तो b+ में है, b- में कट गया, है ना जी। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, b है, ये ख़त्म हो गया, है ना। तो अब क्या बचा, माइनस है, माइनस क्या हुआ, प्लस, ये हो गया, और ब्रैकेट बंद होता है +2a, इसके बाद ब्रैकेट बंद होता है, तो इसके बाद हम लोग ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, b-। अब देखिए किसका काम करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट से हटाएंगे, इसको ब्रैकेट से हटाएंगे, अब जोड़ घटाव कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए पहले बड़ी ब्रैकेट रखते हैं b-, -a -b और यहाँ क्या हो गया, +2a, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -a -2a, है ना, -a और -2a +2a कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से बचेगा मेरा -b, यहाँ क्या हो जाएगा जी, देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ b+ में है, यहाँ b- में है, तो एक b सही कट चला गया,
अब हमारे पास क्या बचा, माइनस बी यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा b प्लस बी बराबर क्या हो गया 2b। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो अगला प्रश्न है बहुत ईजी है। क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 49। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 40 डिग्री, सबसे छोटा कोण जो है सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है यदि सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है। देखिए सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। तो कहता है सबसे बड़ा कोण मान लेते हैं, सबसे बड़ा कोण दे रखा है 80 डिग्री, है ना। और कहता है जो सबसे छोटा कोण है ना वो सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। तो जो सबसे छोटा कोण है वो बड़े कोण से, तो बड़े कोण का मान कितना, 80 डिग्री से 40 डिग्री कम है, घटा दिए तो क्या हमारा आ गया 40 डिग्री। तो कहता है तीसरा कोण ज्ञात करें। तीसरा कोण क्या होगा, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए दो कोणों का योग करेंगे तो 8 4 12 120 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है 120 डिग्री। हमें बनाना है कितना 180, तो और कितना चाहिए 60 डिग्री। तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हो जाएगा सही 4 नंबर। ठीक है, बहुत ही जी प्रश्न है आपका। कहता है tan 45 प्लस 1/√2 का मान क्या होगा। तो tan 45 का मान जानते हैं, पुट कर दीजिए। tan 45 का मान कितना होता है 1 प्लस 1/√2। ठीक है, अब इसको 1/1 लिख लेंगे, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा √2, 1 से भागा देंगे √2 में, √2 बार में कटेगा, √2 गुने 1, √2 प्लस 1। अब इसको हम जोड़ थोड़ी ना सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सही होगा, यही हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन सी इसको बोलेंगे चलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है भैया कि एक संख्या है 4 3 2 p लिखा हुआ है p और 1। ये संख्या जो है 9 से पूर्ण विभाजित है, तो p का मान क्या होगा। देखिए 9 से विभाजित कोई संख्या कब होती है, जैसे 81 9 से विभाजित है, 81 9 से विभाजित है क्यों, क्योंकि 8 और 1 को जोड़िए क्या आया 9। तो 3 और 9 का विभाजिता का नियम होता है कि उसकी संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 या 9 से कट रहा है तो 3 से और 9 से विभाजित होगा। जिसे हम बोल दें 729। अब बताइए 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको जोड़ करके देखेंगे। 7 2 9 9 9 18, 18 क्या 9 से कटता है, कट जाता है, इसलिए 9 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ सोचना है, इसको बोल रहा है 9 से विभाजित है तो p का क्या मान होगा, है ना। तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, क्या आ गया जी 10, क्या आ गया 10। अब बताइए p का ऐसा क्या मान दें कि, देखिए यहाँ जोड़ने के बाद आया 10, देखिए इसको जोड़ने के बाद आया 10 प्लस p बटे 9। अब हम p का ऐसा क्या मान दें कि 9 से कट जाए। अगर हम देखिए ऑप्शन से चलेंगे तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, अगर p का मान 1 देंगे तो 10 1 कितना हो जाएगा 11, क्या कट जाएगा। से ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन 1 है ए, ऑप्शन 2 है 8, 3 है 7, ऑप्शन 4 है 2। अगर p का मान 1 रखेंगे तो क्या कट जाएगा 9 से, नहीं कटेगा। अगर ऑप्शन 3 रखते हैं 7, 10 7 17, 17 9 से कटता है, नहीं कटता, ये भी नहीं होगा। अगर मान रखते हैं p का 2, 10 2 12, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर इसका मान रखते हैं 8, 10 और 8 18, 18 9 से कट जाता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा 8। ऑप्शन संख्या बी या ऑप्शन बी सही होगा, बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न संख्या है 52। क्या है 52, कहता है 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए, 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए ताकि वह क्या हो जाए 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए ये जो संख्या है 100 6 से पूर्णतः नहीं कटता है, तो उसमें क्या जोड़ा जाए, आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा जी 100 प्लस 2 102, 17 छक्के 2 तल से कट जाएगा। अगर 3 लेंगे तो 103, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। सी की बात करते हैं तो 105 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 लेंगे तो कटेगा, अगर यहाँ 4 लेंगे तो 104 हो जाएगा, तो 6 से कटेगा 104, देखिए नहीं कटेगा।
तो हमको क्या लेना होगा, 2 ही लेना होगा, क्योंकि 2 लेंगे तो 102/6 हो जाएगा, 17 बार में कट जाएगा हमारा। तो उत्तर कौन हुआ, हमारा उत्तर ए हुआ, ए फॉर एप्पल। चलो ठीक है। देखिए भैया जो अगला प्रश्न आपका है 9.1/3, 19.2/3, 20.3/4, 9.1/2, इसको जोड़ना है। ठीक है, आप इसको पूर्णांक तोड़ के जोड़ लीजिए, बहुत मतलब इजी नहीं रहेगा, हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होगी, फिर उसका एलसीएम लीजिए वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम होगा। तो एक तरीका और है, देखिए एक तरीका और क्या है, थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। जैसे हम लिख देते हैं 4 सही 1/5, ठीक है, आप इसको तोड़िए तो क्या लिखेंगे, 4 5 20 है, 21/5। अगर इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं 4 + 1/5, आप इसको भी भिन्न के जोड़ जैसा करेंगे तो 4 5 20 21/5 होगा। यानी दोनों चीज़ है क्या, लिखने का तरीका अलग है ये दोनों, लेकिन दोनों चीज़ है क्या रियल में, एक ही है, या तो प्लस करके लिखे या तो पूर्णांक में लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं, इसके बीच में प्लस कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 + 1/3 प्लस 19 + 2/3 प्लस 20 + 3/4 प्लस 9 + 1/4, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे नहीं लिखना है, टाइम लग जाएगा, ठीक है, हम तो समझ गए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 19 20 9 को जोड़ लेंगे, तो हम क्यों नहीं यहीं पे जोड़ लें, इसको हम क्यों लिखें, हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। 9 और 19 कितना होगा जी, 28, 28 20 कितना होगा जी, 48, 48 9 कितना होगा, 48 और 9 हो जाएगा 48 और 9 57, कितना हो जाएगा 57 हो गया। और प्लस ये जो है ना भिन्न, इसको एक जगह लिख लेंगे, तो 1/3 2/3 3/4 और 1/4 है ना। 57 को साइड रखेंगे और इन सब का एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 3 से भागा देंगे 4 बार में, 3 से भागा देंगे 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से भागा देंगे 3 बार में, 3 3 9 हो जाएगा, 4 से भागा देंगे 3 बार में, यहाँ 1 3 कम 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 57 सही, 8 4 12 12 3 15 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24 और 24/12 काटेंगे, 12 दूनी 24, क्या हुआ 57 2 59। अब देखिए 59 ऑप्शन किस में होगा, आप देख करके बनाइए। मेरा उत्तर आ गया 59 59, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर कैट। जो प्रश्न है आपके सामने इस तरीके से है, कहता है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ऐसे तो इसका ट्रिक होता है, लेकिन साहब होता क्या है कि ट्रिक लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, है ना। ट्रिक क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, तो आखिर ट्रिक को कैसे याद रखा जाए, सबसे बड़ी बात ये है। ट्रिक तो हम बता देंगे, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक को याद रखा कैसे जाए, फार्मूला कैसे याद किया जाए, इसको समझते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि हम कोई संख्या लेते हैं, प्रथम विषम संख्या कुछ भी ले लेते हैं, 2 विषम संख्या ले लेते हैं, तो 2 विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा 3 होगा। अगर 3 विषम संख्या लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा। अगर 4 विषम संख्या लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा 3 होगा 5 होगा और 7 होगा, है ना होगा। अब सबको मान ली बोले इसका योग कर लीजिए, प्रथम दो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 3 1 4, इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16। अब क्या समझ में आया, समझ में आया कि ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। अब इसमें से क्या समझ में आया, इसमें से समझना है कि चूँकि 2 संख्या था इसलिए 2 का वर्ग हुआ, 1 2 3 संख्या था इसलिए 3 का वर्ग हुआ, 1 2 3 4 संख्या था इसलिए 4 का वर्ग हुआ। मतलब साफ है कि जितना संख्या पूछेगा, मतलब पूछ दिया प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो उसका वर्ग कर देना है। ऐसे इसका फॉर्मूला जो होता है उसको बोलते हैं ट्रिक, वो होता है n², है ना। n² क्या हुआ, डील कर दिए आपको सामने। अब इसको क्या कर देंगे, 15 के स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। कौन सा ऑप्शन में है आप खुद देखिए। प्रश्न संख्या 55 कहता है, देखिएगा, 1 और 100 के बीच आने वाले सभी 7 के गुणज का योग ज्ञात करें। प्रश्न का कहना है 1 से लेकर 100 तक के जो गिनती है उसके बीच में जो भी 7 का मल्टीपल आता है, जैसे 1 और 100 के बीच में कौन कौन आता है, 7 आता है, 14 आता है, 21 आता है ना। 1 7 14 21 28 35 42, इस सब का योग बताइए। सबसे आसान तरीका है कि 7 का पहला 7 होगा, फिर 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा,
49 होगा, 56 होगा, 63 होगा, इस तरह जो होगा सबको लिख करके आप इसको जोड़ दीजिए, उत्तर ले आइए। एकदम ईजी है लेकिन कठिन है। दूसरा तरीका है, इसको जोड़ लीजिए, आपको क्षमता ज़्यादा है तो जोड़िए, मेरे पास नहीं है। दूसरा है, कहता है 1 से लेकर 100 के बीच। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले संख्या होगा 7, फिर होगा 14, फिर होगा 21, फिर होगा 28, है ना जी। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो 100 के करीब ऐसा कौन सा संख्या होगा जो 7 से कट जाएगा? तो कैसे निकालेंगे 100 के करीब? तो 100 में भागा देंगे 7 से, ठीक है। 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3 0, 7 चौके 28, यहाँ बच गया 2, 2 बच गया मतलब क्या? 2 ज़्यादा है तो 2 कम कर देंगे। तो 100 में से 2 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा? 98, ठीक है। अब यहाँ से सबका योग निकालना है। आप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे APGP, एक क्वेश्चन हो गया APGP का। किसका हो गया? APGP। AP का क्वेश्चन हो गया जिसमें A बराबर हो गया 7, D बराबर हो गया 7 और TN बराबर भी क्या हो गया? TN बराबर लास्ट टर्म 98, है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ से N निकाल दीजिए, N निकाल दीजिए। N बराबर क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे D, मतलब TN माइनस A बटे D प्लस 1। फार्मूला ऐसा क्यों होता है वो मेरा बेसिक क्लास में पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही। तो यहाँ से 98 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 91। 91 में 7 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 14। डिटेल में इसका मान पुट कीजिए, 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से N का वैल्यू क्या आ गया? 14। अब हमें निकालना क्या है? इसका योग निकालना है ना जी। तो योग निकालना है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या निकालना है? योग। योग यानी SN बराबर क्या होता है? N बटे 2 इंटू, इसके बाद भी होता है 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, वो लंबा है। एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस इतना ही होता है। N का मान कितना है? 14, 14 बटे 2 करेंगे क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ A का मान कितना हो गया? 7, और TN का मान कितना हो गया? 98। तो 98 7 कितना हो जाएगा? 105। 105 दोनों गुना कर दीजिए, 7 5 35, 7 एकम 7, कितना हो गया? 735। ऑप्शन में है जी या नहीं है? देखिए तो 735 है, 735 है, ऑप्शन A में है। कहीं दिक्कत है? दिक्कत है तो ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 कहता है 6 घंटे प्रतिदिन काम करके रमन किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। कार्य को 18 दिन में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा? देखिए वो 6 घंटा डेली काम करता है ना जी। 6 घंटा डेली काम करता है और काम को कितने दिनों में कर लेता है? 24 दिनों में। तो 6 घंटा डेली करता है यानी 6 घंटा डेली काम करने पे दे रहा है, तो 24 दिन में कितना घंटा हो गया? तो 6 बटे 24 पूरा घंटा हो गया, निकल के आ गया ना। इतना घंटा में काम कंप्लीट कर लेता है। अब कहता है कि नहीं इस काम को ना 18 दिन में करना है। कितना दिन में करना है? 18 दिन में, ठीक है। तो कितना घंटा काम प्रतिदिन करना होगा? देखिए हम ऐसे तो यहाँ से एक फार्मूला सब लोग पढ़ाते हैं सर लोग, क्या कि यहाँ से काम का घंटा H, यहाँ डे बटे फिर यहाँ काम का घंटा गुने डे, मतलब डे यानी दिन की संख्या, ठीक है। ऐसा करके निकाल लेता है। इसमें होता क्या है? 6 घंटे काम कर रहा था और 24 दिन में पूरा कर लिया, तो 6 गुना 18 हो गया, ठीक है। अब काम के घंटा नहीं पता है दूसरा, H1 इसको कर लेते हैं। तो इसको H1 या H डैश रखे रहते हैं और गुने D का मान कितना है? 18 दिन में पूरा करना है, तो 18 दिन में। देखिए यहाँ डे 1 डे 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों डे अलग अलग है। अब यहाँ से काटेंगे 6 तिया 18, 3 से काटेंगे 3 8 24, है ना। यहाँ से H का मान कितना आ गया हमारा? मतलब डेली काम का घंटा क्या होगा? 8 घंटा डेली काम करेगा। पहले 6 घंटा करता था, अब 8 घंटा करेगा। नहीं तो सिंपल ऐसे समझिए कि 6 घंटा डेली करता है, 24 घंटे में काम कंप्लीट करता है। टोटल 6 गुने 24 घंटे का काम है। अब कहता है इसको 18 दिन में ही कंप्लीट करो, है ना। तो 18 दिन से भाग दे दो, जो आएगा वो घंटा, मतलब समय का घंटा आएगा, समय का मतलब ड्यूरेशन आएगा। अब यहाँ से 6 तिया 18, 3 8 24, यानी इसको डेली 8 घंटे काम करना होगा, ठीक है, समझे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए भैया देखिए नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। कहता है
ए किसी काम को, प्रश्न संख्या 57 है, ए किसी काम को 48 दिनों में कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखिए सबसे पहले 50% का मतलब समझेंगे तो 50% का मतलब होता है 1/2। अब 1/2 कहाँ संदर्भ में यूज हो रहा है, क्षमता के संदर्भ में यूज हो रहा है। देखिए क्या कहता है, बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी जो बी का क्षमता है ए पे डिपेंड करता है। तो बी का कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो ए का कार्य क्षमता हमको पहले मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो ए का क्षमता है, ए का क्षमता 2 है ना। तो जो बी का क्षमता होगा 2 का 50% अधिक, तो 2 का 50% अधिक यानी 1 अधिक यानी 3 क्या हो जाएगा, बी का क्षमता। अब देखिए ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 3 है। और उसके पहले क्या कहता था कि ए जो है किसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में, 48 दिन में। अब बताइए सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। ए जो है किसी काम को 48 दिन में पूरा किया। कितना दिन में पूरा किया, 48 दिन में। अब हमें बताइए एक दिन में कितना काम कर रहा था वो, 2 काम। तो 48 दिन में कितना काम करेगा, 2 × 48 काम। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48 × 2। अब कहता है बी इसी काम को कितना समय में करेगा। अब टोटल काम मेरे पास आ गया, यानी प्रॉब्लम नहीं। अब बी जो है डेली 3 काम करता है। जैसे मेरे पास 20 काम है और मैं 5 काम डेली करता हूँ, तो कितने दिनों तक करूँगा, 4 दिनों तक, है ना। टोटल वर्क में मेरा एफिशिएंसी से भाग हो गया, बस टोटल वर्क आ गया और बी का क्षमता से भाग दे दिए। 3 से काटेंगे, 16 × 48, 16 दूनी 32, यानी इसी काम को बी कितना दिन में करेगा, बी जो करेगा 32 दिनों में करेगा। यानी प्रॉब्लम, चलिए नहीं हुआ, आगे देखते हैं, चलिए मिटाते हैं, इसी में चलते हैं। कहता है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, किसी आयताकार क्षेत्र के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार का परिमाप इतना हो तो उसके चौड़ाई में मीटर और लंबाई क्या होगा। चलिए देखिए आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 4:3 है, तो 4x और 3x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो यहाँ 2 × 4x + 3x कितना हो जाएगा, 7x। तो 7x, और इतना परिमाप दे कितना रखा है, 70, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14x बराबर वो कितना गया, 70। तो 14 × 5 = 70, x बराबर क्या हो गया, 5। दिख रहा है, दिख रहा है। अब बोल रहा है लंबाई बताएं, तो लंबाई 4x, x का मान 5, तो 5 चौके 20, और चौड़ाई क्या होगा, 3x, 3 × 5 15, है ना जी, 15 होगा। अब 15 देखिए 70 मीटर में है तो सभी मीटर में होगा, 20 मीटर है 15 मीटर। अब चौड़ाई बोल रहा है तो चौड़ाई 15 मीटर, ऑप्शन बी में होगा। चलिए एक और देखते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 59, एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, मार्क प्राइस है, वो 650 रुपया। कितना है, 650 रुपया। एक ग्राहक इससे 585 रुपया, इसके लिए 585 रुपया देता है, छूट क्या है, ठीक है। देखिए कोई वस्तु था, इस पर टैग किया हुआ था, मार्क प्राइस था इसका 650 रुपया, है ना। और इसको ग्राहक दिया कितना, 585 रुपया, यानी इसको बेचा गया 585 रुपया में। तो देखिए 650 लिख दिया और 585 में दिया, है ना। तो डिस्काउंट मिला तब ना दिया। तो डिस्काउंट क्या होता है, तो इसी को घटाएंगे तो डिस्काउंट होगा। बस केवल क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। सबसे पहले डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट के लिए घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 14 में से 8 गया 6, और 5 में 5 गया 0, 65 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अब जब डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे, डिस्काउंट परसेंट की, तो सबसे पहले जैसे प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए जब डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे, यहाँ से डिस्काउंट परसेंट की जब बात करेंगे तो देखिए 650 का चीज़ कितना में दिया, 585 में। तो सबसे पहले ऊपर डिस्काउंट लिखेंगे, अब बटे मार्क प्राइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला मार्क प्राइस पे, है ना जी। डिस्काउंट किससे मिला, मार्क प्राइस से। डिस्काउंट यानी घटाए, छूट किससे मिला, मार्क प्राइस पे। तो नीचे मार्क प्राइस लिखेंगे 650, और परसेंट है तो गुने 100। 65 10 बार में कटेगा, 0 से 0 कट गया, डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, 10% हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर है। कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से दोगुना है। इसको समझना है थोड़ा सा। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से दोगुना है। देखिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से दोगुना है,
देखिए ये हो गया क्रय मूल्य, ये गया हो विक्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, तो कहता है अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से दुगना है। तो लागत मूल्य मान लीजिए 1 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना है? 2 रुपया है। अब कहता है 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको छूट परसेंट क्या होगा, है ना। देखिए अब लाभ प्राप्त करना है तो पहले बेचना होगा, तो तुमको पहले सेलिंग प्राइस चाहिए। तो क्या कहता है, देखिए कहता है 30% लाभ प्राप्त करना है। कितना? 30%। 30% का मतलब क्या हो गया? 3/10। अब लाभ प्राप्त करना है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है तो इसका 30% 3 रुपये बढ़ा करके मैंने 3 रुपये प्रॉफिट लेंगे, तो इसको बेचेंगे कितना में? 13 रुपये में बेचेंगे, है ना जी। तो कहता है कि देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, फिर से 10 हो गया, और इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 13। इसको रेशियो में बदल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, करना इतना ही है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 10 है ना, तो इसको भी 10 करना होगा, तो इसको 10 करना होगा, तो यहाँ 10 से गुना करेंगे। जब यहाँ 10 से गुना किए तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो गया? 10, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो गया? 13, और मार्क प्राइस कितना हो गया? 20, है ना। अब देखिए 20 का जो मार्क प्राइस था उसको हम कितना में बेच दिए? 13 में। तो डिस्काउंट कै रुपया हो गया? 7 रुपया। 7 रुपये डिस्काउंट हो गया। अब बोलेगा डिस्काउंट परसेंट बताओ भैया, तो डिस्काउंट कितने का था? तो डिस्काउंट था 7 का, कितना पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना? 20 पे। तो 7/20 अगुने 100, तो 20 बचे 100। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 7 बचे 35%। डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया? 35% हो गया। ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न है। अब नॉन स्टॉप चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है? 5 और 3 के अनुपात में है। कहता है प्रत्येक से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? देखिए दो संख्याएं हैं 5:3, तो मान लेते हैं 5x, दूसरा मान लेते हैं 3x। ठीक है, तो अनुपात में है तो 5x/3x। अब कहता है कि प्रत्येक से 9 घटाया जाए, ऊपर से भी 9 घटा लो, नीचे से भी 9 घटा लो, तो उसके बाद घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो 9:5 हो जाता है, यानी 9/5 हो जाएगा। संख्या ज्ञात करो। बस भैया इसको तिरछा गुना कीजिए, 5×5 25x माइनस 9×5 45 हो जाएगा, बराबर 9×3 27x माइनस 9×9 81 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ये 1 से भैया, 1 से। अब देखिए 25x 27x को इधर भेजिए, तो 25 में 27 जाएगा, -2x। इधर क्या है? -81 पहले से है, इधर हो जाएगा +45, तो -2x बराबर। अब माइनस बचेगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3, तो माइनस से माइनस कटा, 2 से काटेंगे 18। तो x का वैल्यू क्या आ गया? तो x का वैल्यू आ गया 18। अब क्या पूछा? संख्याएं ज्ञात की। संख्या क्या क्या था? तो एक संख्या था 5x, एक था 3x। तो एक हो जाएगा 5x, x का मान 18, तो 18×5 90, और 18×3 54। यही हमारा क्या हो गया? संख्या हो गया, है ना जी। 90 और 54 ऑप्शन सी में होगा। चलिए नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 62, क्या कहता है जी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जैसे प्रश्न कहता है उसी तरीके से करेंगे, और टेंशन नहीं लीजिए, हम टोटल सेट कराएंगे। कहता है 10 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। देखिए मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि परसेंट ज्ञात करें, है ना जी। तो क्या करेंगे? पहले काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो यहाँ से लेंगे CP, यहाँ नीचे ला देंगे SP, यहाँ क्या बचा? 3/2। कहता है इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब सीधा समझना है, CP के सामने 3, SP के सामने 2। इसका मतलब है किसी चीज़ को 3 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेच दिया। अब किसी चीज़ को 3 में खरीद के 2 रुपये में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा? लाभ नहीं, हानि होगा। क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो कितने का हानि हुआ? 1 का हानि हुआ, है ना जी। अब कहता है लाभ परसेंट बताओ, तो 1 का हानि कितना पे हुआ? किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे हानि होता है, तो 1/3। इसको बदलेंगे परसेंट में तो गुने 100।
हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। इसको बदलेंगे तो 33 सही 1/3% का हानि हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं 33.33%। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए इस अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। इसी तरीके से सेम कहता है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात एकदम आसान है। देखिए कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है 20 और 21 है। 20 और 21 है। इससे क्या समझना है कि जो क्रय मूल्य है 20 है, विक्रय मूल्य 21 है। तो अब यहाँ से लाभ है कि हानि है? लाभ है। कितने का लाभ है? 1 का। तो कहता है लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। तो 1 का लाभ है, अब परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य 20 रुपया। अब इसको 100 से गुना करेंगे तो 20 × 25 100। कितना % लाभ हो गया? 5% का लाभ हो गया। चलिए एक अगला प्रश्न है प्रश्न